अच्छा, तो हमने जावा स्क्रिप्ट कवर कर ली, हमने जो है वो फायरबेस कवर कर ली। फायरबेस कवर करने के बाद फिर हमने HTML CSS जावा स्क्रिप्ट मिनी हैकाथॉन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास से, वो है हमारी फ्रंट एंड की एक जर्नी जिसको हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, रिएक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट पढ़ने जा रहे हैं। किस किस को इससे पहले आती है रिएक्ट, किसी को आती है? स्क्रीन कनेक्टेड है ना भाई सबकी? अच्छा देखिए, तो रिएक्ट के अंदर क्या है भाई, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। और सवाल तो सबसे पहले ये है कि रिएक्ट है क्या? तो कौन बता रहा है भाई रिएक्ट क्या है? रिएक्ट लाइब्रेरी है भाई। अच्छा लाइब्रेरी, रिएक्ट। अच्छा दूसरी भी एक चीज़ होती है लाइब्रेरी के साथ, क्या होता है वो? फ्रेमवर्क। तो देख लेते हैं भाई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होता क्या है ना। बोल तो दिया आपने लाइब्रेरी है, लेकिन कोई अच्छी सी पिक्चर आ जाए, ये रही जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, ये सबसे अच्छा जवाब है। हाँ भाई, तो भाई देखो लाइब्रेरी में और फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक तो ये हमें पता चल गया कि भाई रिएक्ट जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये बहुत अच्छी पिक्चर में बताई, ये बता रहा है कि भाई अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो अगर आप उसको लाइब्रेरी के जरिए बनाएंगे ना, तो किसी एक लाइब्रेरी से आप पूरी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ठीक है, आपको जो है ना उसमें कुछ मजीद दो तीन लाइब्रेरी से ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके कंप्लीट आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन आप इस तरह से बना सकते हैं। लाइब्रेरी का ये सीन है। और फ्रेमवर्क का सीन क्या है कि भाई फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि आप बिना किसी लाइब्रेरी को यूज किए कंप्लीट एप्लीकेशन आप फ्रेमवर्क के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल मोटी मोटी जो डेफिनेशन है ना वो मैंने आपको बता दी। रिएक्ट क्या है कि भाई मल्टीपल लाइब्रेरी जब मिलती है, एक लाइब्रेरी जैसे रिएक्ट है ना, तो पूरी रिएक्ट से जो है ना आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बन सकती। ठीक है, उसके लिए आपको कोई और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके वो कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी बनेगी। वरना रिएक्ट जो है ना आपको सिंपल एक पेज की एप्लीकेशन बना के दे देगा। अब आपने कभी ऐसा देखा है कोई ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन हो जिसके अंदर सिर्फ एक पेज हो? ऐसा तो कभी होता नहीं है। मतलब कि छोटी से छोटी वेबसाइट भी होती है, उसके अंदर भी कम से कम दो तीन पेज होते हैं। लेकिन रिएक्ट जो है वो आपको ऐसी लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज है, मतलब एक पेज इसके अंदर होता है। ठीक है, अब आपको मल्टी पेजेस की वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना एक और या मजीद लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज अगर आपको लगानी पड़े, ठीक है, तो ये मतलब एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर लाइब्रेरी के थ्रू आप बनाते हैं तो एक से ज़्यादा आपको लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन बनेगी। फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट एप्लीकेशन आप बिना किसी लाइब्रेरी को यूज करे एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन अब अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं। फ्रेमवर्क भी हम पढ़ेंगे, ये लाइब्रेरी खत्म हो जाए उसके बाद। तो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का डिफरेंस समझ आ गया सबको? अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर एक और डिफरेंस होता है लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के अंदर, कि लाइब्रेरी के अंदर जो है ना हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। मतलब कि अगर जो है ना 10 डेवलपर्स हैं, एक टीम बनी है 10 डेवलपर की, और लाइब्रेरी के ऊपर काम करे, मतलब लाइब्रेरी मतलब कि रिएक्ट के ऊपर काम करे, और इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, सिर्फ रिएक्ट नहीं है। लेकिन अगर लाइब्रेरी के ऊपर 10 डेवलपर काम कर रहे हैं ना, तो हर बंदा अपने तरीके से काम करेगा, अपने तरीके से फाइल बनाएगा, अपने तरीके से फोल्डर बनाएगा और काम करेगा। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्रेमवर्क आपको जो है ना रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है ना, आप उसी तरह काम करोगे। अब भले 10 डेवलपर हो कि 50 डेवलपर एक टीम में हो, अगर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करें ना तो सारे एक ही फॉर्मेट के ऊपर काम करेंगे। भाई फोल्डर बनेगा तो इसी तरह बनेगा, फाइल बनेगी तो इसी तरह बनेगी। ये फ्रेमवर्क के अंदर होता है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है। कोई फोल्डर अपने किसी अलग तरीके से बना रहा है, कोई फाइल अलग तरीके से बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर अपने तरीके से बना रहा है। तो इस तरह से फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होता। तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर एक ये डिफरेंस भी है कि हर बंदा लाइब्रेरी के अंदर अपने तरीके से काम करता है, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई आपको जो फ्रेमवर्क ने बता दिया है ना कि यार इसी तरीके से काम होगा, इसी तरह से फाइल बनेगी, इसी तरह से फोल्डर बनेगा, यही सारी चीजें आपको सबको, जितने भी डेवलपर है सबको फॉलो करनी है। तो फ्रेमवर्क आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, कि आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जो चीज आपको बताई गई है, जो फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है,
तो ये दो बातें और हो गई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क की। और किसी के ध्यान में है कोई बात लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी पता चल गई क्या होती है, फ्रेमवर्क पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आज की जो क्लास है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है ना सारे इसी से आएंगे। आज की पूरी क्लास आप समझ लो कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो इसी के अंदर से सवाल होंगे सारे, जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है, कि क्या डिफरेंस होता है, लाइब्रेरी होती क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब सवाल ये है, पता चल गया भाई लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी की तरफ हम जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी रिएक्ट है, लेकिन रिएक्ट क्यों? सवाल ये अब ये भाई रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम, कोई और क्यों नहीं पढ़ रहे, ये कौन बताएगा? बहुत पॉपुलर है भाई, और कोई? हाँ भाई, और इसका नाम बहुत अच्छा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बाकी कोई नहीं है सिंगल पेज। अच्छा देखिए, वैसे और भी अगर देखा जाए ना, अगर मैं आपको बोलूं भाई आप हम ये क्या है भाई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और भी बहुत सारी है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, इमेजेस के अंदर आ जाएगा, देखें इसको करते हैं, ये देखें, ये बता रहा है कि मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, कि भाई आप ये सब लाइब्रेरी है लेकिन इनमें से हम रिएक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं। जे क्यूरी भी है, नॉकआउट भी है, व्यू जेएस भी है, एंगुलर भी है, एम्बर भी है, बैकबोन जेएस भी है, इतनी सारी है, हम रिएक्ट को ही क्यों यूज कर रहे हैं भाई, ये सवाल है। रियल टाइम है और कंपोनेंट बेस है भाई, और बाकी सारी नहीं है क्या? हाँ भाई, एक आवाज और आई थी, मार्केट डिमांड है, तो भाई मार्केट डिमांड और किसी की नहीं है, है? चलो भाई हम बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर और ज़्यादा यूज़ होती है ना वो तीन लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी तीन, जिसमें से एक रिएक्ट है, दूसरी एंगुलर है, और तीसरी व्यू जेएस है, ठीक है। इत्तेफाक एक मुझे दो आती है, रिएक्ट के ऊपर तो मैंने अब तक काम कर रहा हूँ, एंगुलर के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। व्यू जेएस रह गई है, ठीक है। तो अगर आपको एक लाइब्रेरी आ जाती है ना अगर, तो फिर आप दूसरी तीसरी आपको मतलब सबके अंदर सेम ही चीज़ें या कॉन्सेप्ट जो है ना, जिस तरह हमने ES5 के अंदर पढ़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ES6 के अंदर पढ़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट, तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि यार कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत लिखने का स्टाइल और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज है, सेंटेक्स चेंज है। तो इस तरह से लाइब्रेरीज के अंदर भी ये होता है कि कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, बस लिखने का स्टाइल और जो इसका सेंटेक्स होता है, किस तरह फाइल चलेगी, क्या होगा, ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है, कॉन्सेप्ट सबके सेम ही होते हैं। अगर आपको एक लाइब्रेरी आ जाती है तो आपको दूसरी लाइब्रेरी में सीखने में कोई मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा। अब हम रिएक्ट को क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट रिएक्ट सीखी जाए, क्योंकि आज के टाइम पे जो रिएक्ट है ना, अच्छा पॉपुलर ये तीनों है, ठीक है, व्यू भी है, अपना एंगुलर भी है और रिएक्ट भी है, ठीक है। लेकिन हम क्यों रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो रिएक्ट है ना वो ऐसी है कि आप अगर एक दिन लगाए ना पूरा, तो आप रिएक्ट को एक दिन में सीख सकते हैं, इतनी इजी है, ठीक है, और इतनी शॉर्ट और इतनी सिंपल है कि आप आराम से एक दिन अगर लगाए ना पूरा, आप एक दिन में रिएक्ट सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं एंगुलर की, तो एंगुलर जो है ना उसको अगर आप सीखने बैठे, तो अगर आप अपने 15-20 दिन लगाएंगे ना इस तरह से पूरे पूरे, तब जाके आपको एंगुलर समझ आएगी, ठीक है। उसका सेंटेक्स, उसका थोड़ा फॉर्मेट वो थोड़ा सा चेंज है, और व्यू के अंदर भी, व्यू की भी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक तो रिएक्ट क्या है भाई हमारे लिए, इजी टू यूज। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि एक तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सबको होता है। अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे है कि भाई इसके अंदर एक ही पेज होता है, अभी हम जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कहाँ इसका एक पेज होता है, ठीक है। अब तक किसी ने देखा है रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया कभी? एक बंदे ने बनाया, हाँ भाई, खुद से बनाया? खुद से नहीं बनाया, खुद से नहीं बनाया, हाँ भाई मैं, और कोई है? किसी ने नहीं बनाया? चले तो आज बना के जाएंगे, ठीक है, पहला प्रोजेक्ट बना के जाएंगे और पहला असाइनमेंट भी आपको दे के जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोग। रिएक्ट स्टार्ट हो गई है, हर क्लास में असाइनमेंट मिलेंगे हम, ठीक है, पोर्टल पूरा भर देंगे हम असाइनमेंट से। तो
रिएक्ट हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक तो सिंपल ये है कि भाई फंक्शन बेस है। अब तक हम फंक्शन बेस पढ़ गया। अच्छा पहले जो है ना ये रिएक्ट क्लास बेस होती। क्लास बेस से मुराद है कि भाई इसके अंदर क्लासेस बनती थी, फिर इसके अंदर वो कंस्ट्रक्टर, फिर सुपर, फिर प्राइवेट, पब्लिक, इस तरह से एक्सटेंड। ये जो हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ चैप्टर पढ़े थे ना जो हमारे ऑब्जेक्ट्स वाले थे, फिर उसमें कंस्ट्रक्टर आ गए थे, फिर उसके अंदर एक्सटेंड, बहुत सारी इनहेरिटेंस, और ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट थे। तो क्लास बेस पहले जो है ना रिएक्ट थी, ठीक है। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्लास बेस से ये फंक्शन बेस के ऊपर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो फंक्शन बेस है, और हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ चुके हैं। जावास्क्रिप्ट भी जो है ना हमने फंक्शन बेस के ऊपर ज़्यादा हमने वो किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो हर चीज़ फंक्शन के ऊपर चली जा सके। तो अब जब हम डायरेक्ट फंक्शन से फंक्शन अगर चीज़ सीखने जाएंगे ना तो वो हमें जल्दी समझ आ जाएगी और ईजी लगेगी हमारे लिए, ठीक है। और ये बात भी ठीक है कि मार्केट के अंदर जो है वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है ना वो, वैसे तीनों की डिमांड है, एंगुलर की भी है, रिएक्ट की भी है, और व्यू की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड जो मार्केट में चल रही है ना वो रिएक्ट की चल रही है, ठीक है। अगर आपको ये देखना हो तो आप देख भी सकते हैं हमारे पास, लेकिन उस पर भी आते हैं हम, ठीक है, थोड़ी देर बाद आते हैं उसके ऊपर। तो अभी हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई रिएक्ट जो है वो इजी टू यूज़ है, ठीक है। और आज के टाइम पे इतनी इजी रिएक्ट हो गई है कि हम एक दिन भी अगर लगा लेना तो हम आराम से सीख लेंगे। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे जो है ना कितने दिन लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि हम रिएक्ट के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। तो जब आप टॉपिक्स देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो आराम से 3-4 क्लासों की बात है और रिएक्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी इजी और सिंपल, और मतलब अच्छा जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना उसमें हमारी रिएक्ट और एप्लीकेशन, मल्टी पेज एप्लीकेशन कंप्लीट बन जाएगी, ठीक है। इसकी बहस हो गई हमारी, ठीक है, कि भाई क्यों रिएक्ट की तरफ जाएं। अब तीसरा सवाल ये आता है कि अगर हमें ये चेक, अच्छा ये भी हम देख सकते हैं कि यार कौन सी वेबसाइट, जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट, अच्छा ये किसी को पता है कि रिएक्ट बनाई किसने? मेटा ने। और मेटा को किसने बनाया? फेसबुक ने। सही जवाब है ये वैसे, ठीक है, कि रिएक्ट जो है ना वो बनाई फेसबुक ने, ठीक है। और रिएक्ट जो है ना, फेसबुक भी रिएक्ट को यूज करता है। अगर आप देखने जाए ना तो अगर आपको ये चीजें देखनी हो ना कि कौन सी वेबसाइट किस टेन किस स्टैक के ऊपर बनी है, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, तो उसके लिए आपके पास एक एक्सटेंशन है जिसको आप अपने पास लेके आ सकते हैं। क्या था उसका रैपर, हमारे पास एक्सटेंशन थी यहाँ पे, ये रे भाई, क्या नाम है इसका? वेपल लेजर। चलो, एल वाया, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रोम की एक्सटेंशन है जिससे अगर आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम के अंदर ना, डाउनलोड कर लें इसको, ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, तो इससे आप देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अमेजोन खोल दूँ, ठीक है, अमेजोन खोल देते हैं, दराज खोल देते हैं, जे डॉट कोई भी खोल देते हैं, और इसको इस एक्सटेंशन को ओपन करते हैं तो देखते हैं सिंपली आपने यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके आप उस एक्सटेंशन को इनेबल कर दें तो आपको ये बता देगा कि भाई ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। अच्छा इसने बताया हुआ है कि भाई इसके अंदर लाइब्रेरी कौन सी यूज हुई है, कोर जेएस की लाइब्रेरी यूज हुई है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी सीडीएन इसने लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर और कोई देखे, फेसबुक को देख लेते हैं हम, तो देखिए भाई आ रहा है भाई रिएक्ट, आ रहा है भाई कि भाई फेसबुक के ऊपर जो फेसबुक बना हुआ है वो रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। अच्छा बेसिकली जो फेस रिएक्ट है ना ये फेसबुक ने ही बनाई है, फेसबुक के ही बनाई है, और उसने इन्हें क्या किया था, पहले इसने क्या किया, फेसबुक ने इसको इंटरनली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने फेसबुक के अंदर, अपने इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया, और उसके बाद इसको क्या कर दिया उसने, ओपन सोर्स कर दिया कि भाई अब सिर्फ मैं नहीं, जिसको भी रिएक्ट यूज करनी है वो सिंपल जो है ना उसको अपने पास लगा सकता है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स या बना सकता है, प्रोडक्ट्स जो भी बनाने हो आप रिएक्ट के जरिए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक ने पहले अपने इंटरनली यूज की, उसके बाद इसको क्या कर दिया उसने, ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब पता है किसी को? सबके लिए, सबके लिए ओपन है, ठीक है। अपने, भाई अपने लिए बनाई थी ना ताकि वो अपना जो भी सिस्टम आर्टिफिशियल है वो बना सकें। हाँ है।
देखो पहले जो वेबसाइट्स बनती थी ना, अब देखिए, हाँ ये अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं मजीद इसको फेसबुक के नहीं वैसे ही आपको डिस्क्राइब करते हैं कि भाई क्यों रिएक्ट तो हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी। तो ये फेसबुक नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी इसके हम देखते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आके जो है ना आपको इसको इस थीम में कर देना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना, ब्लैक थीम में। अच्छा अब हम इसको सीख रहे हैं, देख भी लिया कि भाई क्या है क्या नहीं है, किसने बनाई, सब देख लिया, एक्सटेंशन भी एक हटा दी। अच्छा एक और एक्सटेंशन होती है जिसका नाम होता है रिएक्ट डेवलपर टूल। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सी वेबसाइट, अगर कोई भी वेबसाइट रिएक्ट के ऊपर बनी होगी ना, रिएक्ट के ऊपर, वो पहली वाली वेबसाइट हमने क्या देखी, जो क्या कर रही थी भाई, जो जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो जो हमारी वेबसाइट बनी है वो एक्सटेंशन वो बताती है। लेकिन अगर कोई रिएक्ट की स्पेशल ये रिएक्ट के लिए बनी है कि अगर कोई वेबसाइट रिएक्ट के ऊपर बनी होगी ना तो ये आपको एक्सटेंशन बता दी। अच्छा ये भी ऑलरेडी मेरे पास है, कहाँ पे है भाई, रिएक्ट डेवलपर टूल। अच्छा ये देखें अभी आपको क्या नजर आ रहा है, दिस पेज डज नॉट अपेयर टू बी यूजिंग रिएक्ट। अच्छा ये एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया लेकिन अभी डिसेबल है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पेज है ना ये रिएक्ट के ऊपर नहीं बना हुआ। लेकिन अगर मैं फेसबुक का खोलूं तो देखिए ये एनेबल हो गया है, ये देखिए एनेबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पेज है ना ये फेसबुक वालों ने रिएक्ट के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपको ये बता दिए, तो दो चीजें मजीद हमें पता चल गई कि अगर हमें देखना हो। अच्छा ये वाला जो सवाल है ना, ये सवाल, अच्छा मैं आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि ये एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई है ना, इत्तेफाक के कुछ टाइम पहले ना, एक साल पहले की बात है, मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने मुझे सिंपल एक सवाल किया कि भाई ये बताओ, बोले इस पे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ये बताओ कि मुझे ये चेक करना है कि मेरी कौन सी वेबसाइट, मतलब लास्ट सवाल था इंटरव्यू का, और बोले हम फाइनल कर लेंगे आपको, इसका अगर आपने जवाब दे दिया, अगर नहीं दिया ना तो फिर जो है ना आपको जो है मतलब राउंड से बाहर, और फिर आप जो है ना फेल। अच्छा आप सवाल देखिए कितना इजी था, ठीक है, कि भाई आप ये बताएं कि कोई भी वेबसाइट है और मुझे देखना है कि वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, तो मैं कैसे देखूंगा, इतना इजी सवाल। अब अगर आप लोगों को अगर मैं एक्सटेंशन का नहीं बताता तो आप लोग क्या करते, चैट जीपीटी के ऊपर जाते और बोलते, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ ओ एल एक्स जो है ना, या मुझे कोई भी वेबसाइट है, मैं ओ एल एक्स की एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई ओ एल एक्स किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, तो आप लोग क्या करते, आप सिंपल चैट जीपीटी के पास जाते और बोलते कि यार ये ओ एल एक्स जो है वो किस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनी हुई है। इंस्पेक्ट में जाके कैसे देखेंगे, चलो तीसरा तरीका मुझे हो सकता है पता चल जाए, बताओ, हैं ऐसे ही बता रहे हो, हाँ भाई किसी को पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये एक्सटेंशन नहीं बताई होती आप क्या करते, चैट जीपीटी के पास जाते और जाके बोलते यार ओ एल एक्स मतलब किस पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो सब मुझे बता दो, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, और मुझे पता था माशाल्लाह से, देखते रहते हैं चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं कि सैलानी में पढ़ने आते हैं, ठीक है, आपको भी ऐसा नहीं करना कि सिर्फ सैलानी में पढ़ने आते तो यहीं तक महदूद रहना, आपको बाहर से भी चीज़ें कलेक्ट करनी है ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी ना उतनी ज़्यादा आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन जितनी आपको मिलेगी उतना ज़्यादा आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा था मैंने कहीं कि भाई अगर आपको चीज़ें देखनी हो, बल्कि किसी दोस्त ने ही बताया था कि अगर आपको इस तरह से देखनी हो तो आप इस तरह कर सकते हो, तो मैंने उसको जवाब दे दिया इस तरह से कि ऐसा 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 होता है, आप इस सिंपल एक एक्सटेंशन डाउनलोड करें सब आपको बता देते हैं, और सिर्फ एक नहीं जितनी वेबसाइट हो आप बस उसको ओपन करें वो आपको बता देगा। तो इस तरह मैंने भी आपको बता दी कि भाई अगर आपको कभी ऐसा सवाल हो तो ये भी चीज़ें देखिए इंटरव्यू में पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई एक्सटेंशन कौन पूछेगा इंटरव्यू के अंदर, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है, ठीक है। चले भाई दो काम हो गए हमारे। अच्छा अब सारा मसला यहाँ पे आगे खड़ा हो गया है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है रिएक्ट, क्योंकि हमारी अच्छी खासी HTML CSS जावा को बना के हमने मल्टी पेज एप्लीकेशन बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने देखा हैकाथॉन दिया, हैकाथॉन के अंदर इतने सारे पेजेस बना लेते, आपने बना लिए, तो फिर आप सवाल ये है कि भाई प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है हमारी, तो प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व कर रही है कि अगर हम देखने जाएं, अगर कोई HTML CSS के ऊपर वेबसाइट बनी होती है, ठीक है, और अगर उसको देखने जाएं चला के, अगर हम देखें जैसे कि क्या कोई है ऐसी वेबसाइट जो HTML CSS के ऊपर बनी हुई है, मेरे ख्याल से हमने किसी ज़माने में देखी थी ये, वरना हम कोई भी एक प्रोजेक्ट निकाल लेते ना स्टूडेंट का, अभी जो रिसेंटली बनाया था ना,
हाँ क्या है, दिखाओ। दो ऐसे, देखो स्पेलिंग सही जा रही है। यू एस, क्या हो गया, उस्ताद, ठीक है। डॉट, वर्सल ने दे दिया तुम्हें ये, है भाई डोमेन दे दिया तुम्हें वर्सल ने। उसने बोला एक ही है, एक ही है। अच्छा देखिए, अब इन्होंने वेबसाइट बनाई भाई HTML CSS के ऊपर। अब आप एक चीज नोट करना, यहां पे, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे नोट करना, ठीक है। जैसे मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूं, पेज नहीं बने हुए क्या इस पे, लॉगिन साइन अप तो बना हुआ होगा ना, पेज बना हुआ है ना उसका। देखिए भाई, अब यहां पे आप नोट करना ना, मैं जैसे लॉगिन पेज पे जा रहा हूं, कहां बना हुआ है भाई, अच्छा रीच यहां पे बना हुआ है, सॉरी सॉरी, ठीक है। देखिए मेरा पेज रिलोड हो गया, नोट किया आपने, चले वापस देखते हैं और जूम करके देखते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई ये चीज है, इसको आपने देखना है। जैसे मैं लॉगिन पे जाता हूँ, मेरा पेज क्या हुआ, रिलोड हुआ। अच्छा फर्स्ट टाइम तो हमने रिलोड कर लिया ना, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गया ना, वरना फर्स्ट टाइम पे आप जब करते हो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब HTML CSS के ऊपर क्या होता है कि जब भी आप पेज लोड करते हैं, और बल्कि आपने भी देखा होगा कि जितने भी आपको पेज बनाने, तो आप क्या करते हैं, मल्टी पेजेस बनाते हैं आप, home.html, about.html, content.html, इस तरह से। और जब भी आप पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो आपकी पूरी वेबसाइट क्या करती है, लोड होती है। और लोड होती है तो आपको हमें पता भी चल रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बैक जाता हूँ, और बैक जाने के बाद अगर कोई और इनका पेज बना हुआ है, ऐसे तो कांटेक्ट मतलब एक ही पेज है, लेकिन वापस आप देखिए यहाँ पे नोट करें कि वेबसाइट हमारी क्या हो रही है, लोड हो रही है, ठीक है। और लोड होने के बाद वापस जो है ना, वो डॉम के अंदर चीजें रेंडर हो रही है, और फिर हमें जाके वो शो होती है, ठीक है। अब रिएक्ट पता है क्या है, रिएक्ट हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। एक दफा अगर वो एप्लीकेशन लोड हो गई, उसके बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन लोड नहीं होगी, ठीक है। अब उसके अंदर भले 100 पेज हो, 200 पेज हो, आपकी एप्लीकेशन एक दफा बस लोड हो गई, उसके बाद वो लोड नहीं होगी। तो इससे अच्छा उसके अंदर क्या होता है, मल्टी पेजेस तो आप लगा सकते हैं। एक तो ये कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये तो आपको पता चल गया। अब सिंगल पेज है क्या, ये तो अभी हम प्रोजेक्ट जब इसका इंस्टॉल करेंगे हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आज हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, रिएक्ट के बारे में सब चीजें देखनी थी, और एक प्रोजेक्ट जो है ना अपने पास इनिशियलाइज करना था बस, और उसको चला के देखना है, ठीक है। आज को ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें सीख लेंगे, कि आप बोले कि सर एक दिन का आपने बोला था तो आज ही सीख के घर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरा नहीं सीखेंगे, थोड़ी बहुत चीजें सीखेंगे। अच्छा ये हो गया हमारा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करती है ये, कि एक तो क्या कर रहा है, हमारा पेज रिलोड कर रहा है, लेकिन हमारी रिएक्ट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो फर्स्ट टाइम के अंदर लोड हो जाएंगे, और जैसे हमारी वेबसाइट चलेगी, अब हम जितने भी पेजेस के ऊपर जाएंगे ना, हमारी वेबसाइट लोड नहीं होगी। तो इससे सबसे पहली क्या चीज निकलती है कि आपकी परफॉर्मेंस जो वेबसाइट की है ना, वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इनकी वेबसाइट देखी, अब हम चलते हैं OLX के ऊपर, और OLX की वेबसाइट देखते हैं कि वो कहाँ बनी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको भी मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, आप नोट करना है इसको। देखिए ये फर्स्ट टाइम वेबसाइट हमारी लोड हो जाएगी, इसके बाद जो है ना बार बार ये लोड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये, अगर ये बार बार लोड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्ट के ऊपर बनी होगी, ठीक है, या किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करता है, ठीक है। सिंगल पेज बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर ये पहला पेज ही लोड नहीं हो रहा, ठीक है। इसको पता चल गया है कि हम ये एग्जाम्पल देने वाले हैं, वरना सैलानी की वेबसाइट देख लें यार, आप छोड़ें। एस सैलानी MIT है ना, ठीक है भाई। ये देखें सबसे पहले लोड हो जाएगी। अच्छा अब सैलानी की वेबसाइट एक बार लोड हो गई है, अब जितने भी इसके अंदर पेजेस है ना, आप देखना कोई भी पेज आपको लोड होता नजर नहीं आएगा, और विद इन सेकेंड आपका एक पेज दूसरे पेज के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं अबाउट पे जाता हूँ, पता चला आपको ऊपर लोड भी नहीं हुआ है। अच्छा अब ये देखने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे देख लो आप, और मैं जा रहा हूँ कैंपस चेक रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। फौरन से आपकी वेबसाइट ने पेज चेंज किया, इनरोल नाउ पे चलते हैं, आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, और इसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कितनी फास्ट है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट के ऊपर बनी है। अच्छा ये देखना चाहें तो देख सकते हैं, सही है भाई, रिएक्ट के ऊपर बनी है। और देखना है भाई मजीद, चले भाई
आ गया भाई, रिएक्ट भी लगी हुई है, नेक्स्ट जेएस भी लगी हुई है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स भी लगा हुआ है, मतलब हमने ये वेबसाइट देखी है ना, तो उनको पता चल गया होगा कि भाई यहाँ से वेबसाइट विजिट हुए। फिर उसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज हुई हुई है वो भी पता चल रहा है। बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है कि भाई वो एक दफा लोड हो जाती है तो बार बार फिर वो लोड नहीं होती है और उसके पेजेस जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, तो इससे आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये हमने देख लिया कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और क्या फायदा है भाई, मतलब रिएक्ट यूज करने का और क्या फायदा है, एक तो ये देख लिया कि हाँ भाई बार बार पेज लोड नहीं होता, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अब दूसरा सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट आपने बना दी, तकरीबन 80 पेजों की वेबसाइट है। अब 80 पेजों की वेबसाइट है, अब हर वेबसाइट के ऊपर आपको होता है हेडर फुटर होता है, ऐसा ही है। अब हेडर फुटर आपको हर पेज के ऊपर नजर आना चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, हर पेज के ऊपर हेडर और फुटर कॉपी पेस्ट करके लगाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि आप 80 के 80 पेजों पे वो सारा कॉपी पेस्ट करके, हेडर भी 80 जगह कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फुटर भी हर पेज के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हुआ ये कि क्लाइंट ने बोला कि यार हेडर के अंदर आपको पता है लोगो भी होता है, पेजेस भी होते हैं, क्लाइंट ने बोला यार ये वाला लोगो चेंज करके दूसरा लोगो लगाना है। अब आप क्या करोगे भाई, आप 80 के 80 पेज में जाओगे और लोगो चेंज करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्लाइंट ने बोला कि यार इसका जो कलर है ना या इसके जो पेजेस के नाम है ये मुझे 3 4 और ऐड करने हैं या फिर रिमूव करने हैं, मतलब कोई भी चेंजेस आ गए XYZ, तो आप क्या करोगे भाई 80 जगह जाके चेंज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई, एक ये बहुत जो है ना ऐसी चीज थी कि भाई आपका टाइम ज़ाया हो रहा था। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो काम या जो चीज फॉलो हो रही होती है ना उसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट। ये रहा कंपोनेंट वाली चीज यहाँ पे यूज हो रही होती है। कंपोनेंट क्या होता है कि आप जिस तरह आपका फंक्शन है ना, कि आप एक फंक्शन बना के रख देते हो और पूरी वेबसाइट के अंदर पूरी एप्लीकेशन के आपको जहां भी फंक्शन चाहिए होता है वहां से आप एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो। सेम इसी तरह से कंपोनेंट होता है कि अगर आपको पूरी वेबसाइट के अंदर 80 के 80 पेजेस की वेबसाइट के अंदर अगर आपको हेडर बनाना है, सॉरी हेडर यूज करना है, तो आप सिंपल क्या करें, एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर हेडर बना दें। ठीक है, और जहां भी उसको यूज करना है, अब 80 पेजों पे यूज करना है कि 150 पेजों की वेबसाइट उसको यूज करना है, आप सिंपल उस कंपोनेंट को वहां पे कॉल कर दें। एक दफा आपने कंपोनेंट बनाया या जो भी आपने हेडर बनाया उसको एक जगह बना के रख दिया, अब जब भी उसको कहीं भी यूज करना है आप सिंपल उसको वापस से कॉपी पेस्ट करके उसका सारा कोड लेके नहीं जाएंगे, बल्कि उस कंपोनेंट को आप वहां पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज स्ट्रक्चर जो है ना ये फॉलो हो रहा होता है रिएक्ट के अंदर, और इस तरह की जितनी भी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क है सब के अंदर, जैसे एंगुलर है, Vue.js है, इनके अंदर भी यही फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, कि कंपोनेंट वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो इससे आपका क्या होता है कि जो काम आपका एक दिन के अंदर बनने वाला था वो काम आपका जो है वो आधे दिन या 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कि भाई 80 पेजों के ऊपर हेडर लगाना है, अब हर जगह जाके आप ये चीजें चेंज करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक दिन में बनाते हैं वो रिएक्ट के ऊपर आप 1 घंटे के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फायदा है कि आप कंपोनेंट वाइज काम करते हैं, जैसे इसने भी बताया हुआ है कि आपके पास क्या होता है भाई, थंबनेल, लाइक बटन एंड वीडियो, इस तरह से अगर आपको कोई कार्ड बनाना है जो पूरी वेबसाइट के अंदर आपको शो करना है, या जिस तरह की एक वेबसाइट हमने आपको असाइनमेंट के तौर पे वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट दी थी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जिसके अंदर मल्टीपल कार्ड शो हो रहे हैं, ठीक है, कार्ड्स इतने आ रहे हैं, जिस तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट इसके अंदर कार्ड्स ही कार्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट के लिए कार्ड्स हो रहे हैं, तो आप बार बार उस कार्ड को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक कार्ड बना के रख देंगे और उसका एक कंपोनेंट बना देंगे रिएक्ट के अंदर, और जब भी उस कार्ड को यूज करना होगा आप सिंपल उस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे, आपको पूरा कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मजीद और फायदा है इसका। ठीक है, एक तो परफॉर्मेंस वाला फायदा है, दूसरा आपका काम जो है ना कॉपी पेस्टिंग और डुप्लीकेट को रोक के एक जगह बस आपको करना है। अब कोई चेंज आता है, क्लाइंट बोलता है भाई ये चेंज करना है, आप सिंपल एक फाइल के अंदर चेंज करेंगे पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सेम ये फंक्शन वाली एग्जांपल है आपकी। ठीक है, अच्छा और क्या फायदे हैं भाई इसके, कि भाई सिंगल पेज भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अच्छा इसकी परफॉर्मेंस और पता है क्यों अच्छी है, लास्ट वाली बात, जितनी मैंने बातें बता दी ना ये सब याद रखना, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि इसकी परफॉर्मेंस और क्यों अच्छी है भाई, और क्यों इतनी फास्ट है।
आपने अगर देखा हो, हम जावास्क्रिप्ट से जब वेबसाइट बनाते हैं एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, तो वो क्या होता है, डॉम के अंदर रेंडर होती है, ठीक है। डॉम क्या करता है, उसको जैसे हमारी वेबसाइट लोड होती है, डॉम के अंदर पूरा एक ट्री बन रहा होता है और वो एचटीएमएल हमें शो करवा रहा होता है, मतलब जो भी हमारा ब्राउजर है वो हमें शो करवा रहा होता है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर जो है ना, एक डॉम नहीं होता, रिएक्ट के अंदर दो डॉम होते हैं, एक होता है रियल डॉम और एक होता है वर्चुअल डॉम। रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस है भाई? देखिए, रियल डॉम तो सिंपल जो हम जावास्क्रिप्ट वाला यूज कर रहे हैं ना, वही है कि पूरी वेबसाइट जो है ना हमारी जैसे लोड होगी, पूरा उसका जो भी कोड है हमारा डॉम के अंदर कन्वर्ट होगा, पूरा एक ट्री बनेगा और ब्राउजर पे जाके वो रेंडर हो जाएगा और हमें वेबसाइट दिख जाएगी। अब ये वर्चुअल डॉम क्या है भाई? रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम क्या है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना 5 कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना एक सिंपल से एग्जाम्पल समझे कि मेरे पास जो है ना 5 नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास एक और मैंने नंबर सिंपल ऐड कर दिया नीचे 1 2 3 4 5 6, पहले क्या था 5 और अब मैंने एक और इसके अंदर ऐड कर दिया 6। अब जैसे ही मेरी वेबसाइट चलेगी ना, तो होगा क्या कि जो मेरा रियल डॉम है उसके अंदर पहले से कितने पेजेस रखे थे, 5, ठीक है, मैंने एक नया पेज ऐड कर दिया 6 के नाम से। तो अब जब मेरी वेबसाइट चलेगी ना, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा, जो भी मैंने पेज नया ऐड किया है 6 वाला, ठीक है, नया जो मैंने पेज ऐड किया उसका क्या करेगा, वो जाके रियल डॉम से मैच करेगा कि भाई इसके अंदर पहले से कौन सी चीजें अवेलेबल है। 5 पेज जो हमने पहले बनाए थे और वर्चुअल डॉम के अंदर ही 5 पेज बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, सिर्फ जो हमने छठा पेज ऐड किया है ना, सिर्फ उसको जाके वो अपडेट कर देगा। या इसकी और सिंपल एग्जाम्पल हम ये कर ले कि जैसे कि हमने कोई एक टेक्स्ट ऐड किया हो, पैराग्राफ पूरा हमारे पास जो है ना ऑलरेडी 4-5 पैराग्राफ थे, ठीक है, हमने सिंपल क्या किया कि भाई 4 पैराग्राफ जो पहले चल रहे थे ना, वो बिल्कुल रियल डॉम के अंदर भी है, वर्चुअल डॉम के अंदर भी है, ठीक है, हमने 5वां पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब जैसे ही रिएक्ट क्या करेगा, उसका रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है वो क्या करता है कि जाएगा और रियल डॉम से मैच करेगा कि भाई जो रियल डॉम के अंदर चीज है और वर्चुअल डॉम के अंदर चीज है, क्या ये सेम है। जो चीज चेंज होगी ना, सिर्फ उसको जाके रियल डॉम के अंदर रखवा देगा, बाकी सारी चीजें जो है ना आपकी वैसी रहेंगी जो पहले थी। इसका मतलब ये है कि वर्चुअल डॉम का काम सिंपल क्या है कि जो चीज आपकी चेंज होगी, जैसे कि आप पूरी वेबसाइट है और आप सिंपल एक टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वो वेबसाइट बनाते ना, तो आपकी पूरी वेबसाइट लोड होती, ठीक है, पूरी वेबसाइट आपकी लोड होती, वापस से डॉम क्रिएट होता और वापस से वो ट्री रेंडर होता और इस तरह से काम होता। लेकिन रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम क्या काम करता है कि अगर आपकी पूरी वेबसाइट बनी है और सिंपल आपने एक टेक्स्ट चेंज किया है, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा, रियल डॉम से जाके चेंजेस मैच करेगा और जो सिर्फ टेक्स्ट चेंज हुआ है ना, सिर्फ उसको चेंज करेगा, ना कि पूरी वेबसाइट को वापस से चेंज करेगा, रेंडर करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस और मजीद अच्छी हो जाती है और यही वजह है कि जो है ना रिएक्ट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप जो है ना, एक तो सिंगल पेज भी है, उसके बाद कंपोनेंट वाइज भी काम हो रहा है, उसके बाद परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, इसके अंदर वर्चुअल डॉम दिया हुआ है कि बार बार आपकी वेबसाइट का स्टार्ट से पूरी जो है ना लोड ना हो, जो सिर्फ चेंजेस हुए ना, वर्चुअल डॉम आपका ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ है, किसी को और कुछ पता है तो बताए, वरना मैंने फंक्शन बेस, क्लास बेस सब आपको बता दिया कि पहले टाइम के ऊपर क्लास बेस यूज होती है, अब जो है ना वो कंप्लीटली रिएक्ट जो है ना फंक्शन बेस के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो हमारे लिए इजी भी यही है कि हम फंक्शन फंक्शन पढ़ के हुए आ रहे हैं, तो फंक्शन से देखती हुई चीजें जो है ना, फंक्शन किस तरह, इसके अंदर कंपोनेंट भी इसी तरह बनते हैं कि फंक्शन का कीवर्ड लिया और इस तरह से कंपोनेंट का नाम, जिस तरह फंक्शन का नाम देते हैं कंपोनेंट का नाम दिया, बस इसी तरह से, ठीक है। तो अभी बहुत सारी हमने देख ली चीजें कि भाई रिएक्ट क्या होता है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी सब चीज हमने इंट्रोडक्शन समझ लें कि बहुत अच्छा सा हमारा हो गया रिएक्ट का, ठीक है। और ज्यादातर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो है ना यही सारे आते हैं, ठीक है। काम से रिलेटेड तो आएंगे कि अंदर क्या चीजें होती है क्या नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो रिएक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो हम एक नोट पैड के ऊपर लिख लेते हैं कि भाई हम रिएक्ट के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या ना। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंस्टॉलेशन, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन किस तरह होगी। सेकंड, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स,
ठीक है, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड हम इसको इसकी ये पढ़ेंगे कि भाई प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, फोर्थ हम पढ़ेंगे भाई स्टेट। स्टेट किसके अंदर आते हैं? स्टेट आता है हुक्स के अंदर, तो इसके अंदर हुक्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, हुक्स के बाद हमारे पास क्या आता है भाई? लिस्ट रेंडरिंग, कि अगर कोई लिस्ट रेंडर करनी हो उस तरह करेंगे। उसके बाद आता है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल ठीक है भाई, गलती तो नहीं है? गलती है? या पहले सही थी? वो नहीं डाले? हाँ भाई, टी। अरे ठीक था यार, घुमा रहे हो तुम भी। कंडीशनल रेंडरिंग होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस राउटिंग, उसके बाद लाइब्रेरीज, कि भाई रिएक्ट के अंदर मजीद लाइब्रेरीज किस तरह यूज कर सकते हैं, तो इसको हम बोले भाई लाइब्रेरीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्या बात है भाई। और रिडक्स पढ़ेंगे भाई, कॉन्टेक्स्ट। अरे आज क्या हो गया भाई, स्पेलिंग याद नहीं आ रही। कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा, उसके बाद रिडक्स, रिडक्स भी पढ़ लेंगे, और साथ साथ रिडक्स टूल किट जो आजकल मार्केट में चल रही है वो भी पढ़ लेंगे। और क्या है भाई? रिएक्ट की बात हो रही है ना अभी, रिएक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? रिएक्ट नेटिव, क्या बात है भाई, रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट। हाँ भाई, रिएक्ट नेटिव तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाती है ना। और क्या पढ़ेंगे भाई? यूज स्टेट हुक के अंदर आ गए, हुक्स के अंदर आ गए ना यूज स्टेट तो है। अरे भाई वो सब बुक्स के अंदर आ गए ना यार, क्या हो गया? और कुछ है? एक चीज हम लगाना भूल गए। अच्छा, एक्सियोस पढ़ लेंगे। एक्सियोस क्या है भाई? ठीक है, हमने एचटीएमएल सीएसएस की नहीं पढ़ी थी ना, ये जावास्क्रिप्ट की नहीं पढ़ी थी, हमने बताया था फेस्ट पढ़ा था। अब एक्सियोस भी पढ़ लेंगे। और कुछ कोड स्ट्रक्चर भी इसका समझना है हमें, कि भाई इसका कोड स्ट्रक्चर जो क्या है वो किस तरह होता है। तो ये हमें ऊपर ऐड करना था, चले हम नीचे ऐड कर देते। कोड स्ट्रक्चर, और वही हो गया ना, कोड स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर एक ही बात हो गई ना। और कोई चीज? बस काफी है, मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है, तो 13 चीजें, 12 चीजें बहुत है। ठीक है, और 12 चीजों में से अगर आज हम 5 चीजें पढ़ लें तो मेरे ख्याल से कल 5 चीजें पढ़ेंगे, 3 दिन में रिएक्ट खत्म। सही है? क्या बोलते हो? 3 दिन में रिएक्ट खत्म, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, फिर बैकएंड स्टार्ट करेंगे, कोर्स खत्म। ठीक है, तो बस। अच्छा, लेकिन सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं, रिएक्ट उसी को आएगी जिसको जावास्क्रिप्ट आती है। और जिसको रिएक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको रिएक्ट आ जाएगी। रिएक्ट अगर आपको आ गई तो आप वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स बना सकते हो। अगर आपको रिएक्ट आ गई तो आप एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन भी बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्ट अगर आपको आ गई तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जो हम रिएक्ट नेटिव के ऊपर बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिला अगर हमें। ठीक है, तो क्या है कि भाई मेन कौन है भाई? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आप रिएक्ट सीख सकते हो, और रिएक्ट अगर आपको आ गई तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इसी से रिएक्ट के थ्रू ही, रिएक्ट नेटिव के जरिए आप एंड्रॉयड भी बना सकते हो और आईओएस भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने आपको जब भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जावास्क्रिप्ट अगर आपको आ गई तो फिर आप बैकएंड भी कर सकते हो, वरना बैकएंड भी आप नहीं कर सकते, आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती। ठीक है, तो अगर कोई अभी भी जावास्क्रिप्ट में अपने आप को थोड़ा सा समझ रहा है कि यार थोड़ी सी जो है ना वो
नहीं समझ आई या थोड़ी सी जो है ना वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि रिएक्ट उसी से समझ आएगी, और फिर रिएक्ट के बाद अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन समझनी है तो रिएक्ट समझ आ गई तो मोबाइल भी आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये सिंपल आपको बता रहा है कि अगर वीडियो का, ये देखिए वीडियो का उसने कंपोनेंट बनाया हुआ है, और देखिए अगर आप देखना चाहें ना कंपोनेंट किस तरह बना हुआ है, फंक्शन, जिस तरह हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बस। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको चीज को हम बोलते हैं JSX। अच्छा, JSX भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं भाई JSX। ठीक है, JSX मतलब जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ही होता है या एग्जीक्यूट होता है। JSX स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट XML। ठीक है, अब XML क्या होती है क्या नहीं, जब JSX पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं भाई, इंस्टॉलेशन की तरफ आ जाते हैं, और आज का काम हमारा यही है कि पहला प्रोजेक्ट हम रिएक्ट का बना लें। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट हम हेलो वर्ल्ड बना लें रिएक्ट का, ताकि जो भी मतलब पहली क्लास है वो हमारी एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो बना लेना, और आपको असाइनमेंट भी देना है इसका। ठीक है, और इतना इजी असाइनमेंट है, इतना इजी असाइनमेंट है कि अभी मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा ना, वही बन जाएगा वो। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, संडे से पहले पहले आप बना लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं इसकी। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें जाने से पहले हमें सिंपल आना है कहाँ पे, यहाँ पे लर्निंग के अंदर आ जाना है, या लर्न रिएक्ट के अंदर आ जाना है। अच्छा, अब एक मसला यहाँ पे ये भी है, अभी हम देखते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्विक स्टार्ट के अंदर चलते हैं। क्विक स्टार्ट ये रहा भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं बता रहा होगा कि आप जो है ना किस तरह रिएक्ट का सेटअप कर सकते हैं, ये रहा इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन के अंदर आ रहा है क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप। आप सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये कुछ बता रहा होगा आपको, क्या बता रहा है भाई, क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप। ठीक है, अच्छा कुछ टाइम पहले, बल्कि अभी भी देखे, ये बोल रहे हैं, रिएक्ट खुद आपको बोल रहे हैं कि भाई आप जो है ना रिएक्ट से एप्लीकेशन ना बनाओ, आप जो है ना इसकी जगह कोई फ्रेमवर्क यूज कर लो जो कि है नेक्स्ट जेएस, वो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये खुद बना कर रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप नेक्स्ट जेएस से अपनी एप्लीकेशन बना लो, जो है आपको पूरा फ्रेमवर्क है, आपको मजीद लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही जगह यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, एक ही चीज को रख के आप बना सकते, लेकिन हम तो यहाँ पे लाइब्रेरी सीखने आए। ठीक है, ये पहले देख तो ले। अच्छा, नेक्स्ट जेएस जब हम सीखेंगे ना, अब नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो सॉरी रिएक्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जेएस भी उसी को आएगी जिसको रिएक्ट आती है। तो अगर आपको अगर रिएक्ट आ गई ना, तो जब हम नेक्स्ट जेएस पढ़ने जाएंगे, अच्छा ये दो चीजें थोड़ी सी है ना होती है, जो सिखा रहे होते हैं ना चीजें, कि भाई पहले नेक्स्ट जेएस सिखाएं या रिएक्ट सिखाएं। नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट ये दोनों सेम है। ठीक है, बस कुछ चीजें नेक्स्ट जेएस के अंदर, एक तो फ्रेमवर्क है, दूसरा कुछ चीजें ऐसी है जो एडिशनल है, जो उसको पावरफुल बनाती है फ्रेमवर्क को, नेक्स्ट जेएस को। ठीक है, और आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना नेक्स्ट जेएस के ऊपर अपने वेबसाइट्स और प्रोजेक्ट्स बना रही है, एप्लीकेशन बना रही है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जेएस पे अगर हम डायरेक्ट गए अगर, तो हमें जो है ना वो चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिएक्ट सीखने की जरूरत है। अगर आपको एक दफा रिएक्ट आ गई, तो आपको सिंपल नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट सिंपल एक ही है, मतलब रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस दोनों सेम ही है। बस उसके अंदर अगर आपको रिएक्ट आ गई और फिर हम नेक्स्ट जेएस की तरफ जाएंगे, तो आपको 3 से 4 चीजें सीखनी है, आपको पूरी नेक्स्ट जेएस आ जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको रिएक्ट आनी चाहिए। अगर रिएक्ट हम नहीं सीखते और डायरेक्ट जाते हैं नेक्स्ट जेएस के ऊपर, तो फिर हमें जो है ना चीजों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम रिएक्ट सीखते हैं। रिएक्ट सीखने के बाद जब नेक्स्ट जेएस पे जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 से 2 क्लास है और आप नेक्स्ट जेएस भी सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, रिएक्ट आपको आ जाए। तो अब देखें रिएक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको फ्रेमवर्क भी आ जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन बना भी आ जाएगी, और मल्टीपेज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाले सारे काम हो जाएंगे। लेकिन रिएक्ट किसके ऊपर बेस कर रही है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो सारी कहानी आपको समझ आ रही होगी कि कहाँ कहानी जुड़ रही है आपकी। ठीक है, रिएक्ट से आपकी जावास्क्रिप्ट से आपकी कहानी स्टार्ट हुई है। तो जब भी इतना टाइम हमने जावास्क्रिप्ट को दिया है कि भाई आ जाए कहीं ना कहीं से, ये देखें बता भी रहे कि आप नेक्स्ट जेएस भी कर सकते हैं, उसके साथ फिर रिएक्ट राउटर अगर आपको इंस्टॉल करना है आप इस तरह कर सकते हैं। एक्सपो जो रिएक्ट नेटिव, मतलब आज के टाइम पे अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है मोबाइल एप्लीकेशन,
तो एक्सपो के जरिए आप बना सकते हैं, जो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बना दे। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन एक चीज यहाँ पे इससे बता दी, विच फीचर मेक अप द रिएक्ट टर्म फुल स्टैक आर्किटेक्चर विजन। यहाँ पे एक चीज बता भी नहीं रहा है कि भाई रिएक्ट बनानी है तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट का सेटअप कहाँ से करें भाई। बिल्ड ये आ गया, कंसीडर यूजिंग अ फ्रेमवर्क, यही फ्रेमवर्क की बात कर रहा है भाई। अच्छा एक वीट भी है, अब ये वीट क्या है, इसकी भी कहानी अलग है, ये भी रिएक्ट के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है वीट का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम रिएक्ट सीखने आए, रिएक्ट कहाँ से इंस्टॉल करें भाई, चैट जीपीटी नहीं। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, देखिए जो react.dev की वेबसाइट है ना, ये जो हमारी, जैसे हमने react.dev की वेबसाइट यहाँ पे आपको ये आ रही है ना नजर, react.dev, रिएक्ट ने क्या किया है कि इसने, अगर आपको रिएक्ट ऐप बनानी है तो सिंपल उसने क्या कर दिया है कि ना, उसने अपनी जो, अगर रिएक्ट ऐप बनानी है तो आप उसको अलग डोमेन के ऊपर कर दिया है कि अगर आपको रिएक्ट यूज करनी है तो आप वहां जाके यूज कर ले, वरना बाकी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना पड़ेगा रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये इसने एक वेबसाइट बनाई है इसकी, ये रही, गेट स्टार्टेड क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये देखें, ठीक है, .dev। तो यहां से आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पहली लाइन पे उसने बता दिया कि भाई इस तरह से आपका प्रोजेक्ट इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है बोल रहा है भाई, ये लाइन कॉपी करें, सीडी करें और npm स्टार्ट करें, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास रिएक्ट को यूज करने के लिए हमारे पास एक अदद होना चाहिए Node.js, जो कि माशाल्लाह सबके पास होगा। याद है 20 में हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो अगर किसी पास नहीं हो तो सिंपल आप क्या करें भाई, डाउनलोड कर लें इसको। तो कैसे डाउनलोड होता है भाई, Node.js लिखा, डाउनलोड में आए और यहाँ से हमने विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI डाउनलोड कर लिया। अभी इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है भाई, अगर ये बता दे हमें, तो लेटेस्ट वर्जन जो इसका चल रहा है वो 24.18 है। अच्छा ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो वर्जन आपके पास आ रहे होते हैं, जैसे कि अगर हमें अपने कंप्यूटर में चेक करना है कि भाई Node.js है या नहीं है, तो आप सिंपल CMD खोलें और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Node-v। तो अगर आपके पास वर्जन आ जाता है, माशाल्लाह लेटेस्ट वर्जन है, किसी ने अभी अभी ताज़ा डाउनलोड किया, तो 2018 लेटेस्ट आ रहा है। अच्छा अगर आपको चेक करना है आपके पीसी में Node.js पहले से है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया था इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट के वक्त, तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो सिंपल इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डबल क्लिक करके आप उसको, जिस तरह VS कोड है, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। अगर चेक करना हो आपने, सिंपल टर्मिनल खोलेंगे, CMD करके नॉट स्पेस माइनस या -v करेंगे, आपके पास उसका वर्जन आ जाएगा। अच्छा नोट जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आपके पास दो चीजें मिलती हैं आपको, एक आपको मिलता है npm का पता है, नॉट पैकेज मैनेजर होता क्या है? नॉट पैकेज मैनेजर क्या होता है? अब इस पे कहानी खुल गई, इतनी मुश्किल से रिएक्ट से कहानी जान छुड़ाई थी, इस पे खुल गई भाई। नॉट पैकेज मैनेजर बेसिकली देखिए, इसका भी आप सिंपल समझ लें, उस वक्त हम जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़े थे मैंने आपको क्या बताया था, डिटेल में हम पढ़ेंगे। npm का मतलब क्या होता है कि नॉट पैकेज मैनेजर, ये एक समझ लें कि एक तरह से जो है ना आपकी ड्राइव है, सही है, जिस तरह गूगल ड्राइव होती है ना, वैसे समझ लें एक ड्राइव है, और उस ड्राइव के ऊपर बहुत सारी जो है ना लाइब्रेरीज रखी हुई हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी है, या अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आनी है, आप सिंपल क्या करेंगे, npm के थ्रू उसको डाउनलोड कर लेंगे या इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। npm मैंने सिंपल आपको बता दिया, सिंपल एक गूगल ड्राइव है जहां पे सारी लाइब्रेरीज जो है ना अवेलेबल है। अच्छा npm को आप डायरेक्ट भी यहां से देख सकते हो, सिंपल आप यहां पे लिखो npm, ये इसकी एक पूरी वेबसाइट है। यहां पे इसने क्या किया हुआ है कि जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी, अच्छा ये किसका प्लेटफॉर्म है, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी आपको npm के ऊपर मिल जाएंगी। अगर पाइथन की इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन है, तो पाइथन के लिए अलग वेबसाइट होगी जहां पे आपको पाइथन के रिलेटेड सारी लाइब्रेरी मिल जाएंगी, ठीक है। किसी को पाइथन आती है, किसी को नहीं आती, चलो भाई पाइथन तो वैसे हम यहाँ नहीं सीखेंगे, ठीक है, ऐसा ना वैसा ये भी सिखा दें। तो npm बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी आपको npm के थ्रू मिल जाती है, आप सिंपल इससे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप रिएक्ट का जब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, लेकिन देखिए npm से होता क्या है,
कि npm आपको क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आपको लाइब्रेरी यूज करनी है, जैसे हम अभी रिएक्ट यूज करेंगे तो npm के थ्रू अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर रिएक्ट को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, रिएक्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर देगा। लेकिन ये तो हमने देख लिया कि भाई अगर कोई भी, अगर आपको यहाँ पे देखना हो रिएक्ट, जैसे मैं आपको बताया ना कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यहाँ पे सारी अवेलेबल है, तो मैं बोलता हूँ भाई रिएक्ट, तो सर्च करते हैं, ये देखिए रिएक्ट आ गई है। अच्छा रिएक्ट देखें कि आज के टाइम पे कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो ये बता देगा आपको कि भाई सबसे ज्यादा देखें कितना पॉपुलर है रिएक्ट के, वीकली डाउनलोड्स कितने हैं इसके, कितने, हाँ भाई कितने, एक करोड़ है ना भाई, 11 करोड़ कहां से हो गए, हाँ भाई 1 करोड़ 19 लाख या 11 करोड़ है, 11 करोड़ है, 11 करोड़ 91 लाख 30,305। आप चेक कर रहे हैं कि वीकली डाउनलोड इसके इतने सारे हैं, मतलब कि आप देख रहे हैं कितना पॉपुलर है ये, कि लोग इसको इतना डाउनलोड कर रहे हैं वीक के अंदर, मतलब भाई इतनी पॉपुलर है पूरी, मतलब पूरी इंटरनेशनल पूरी दुनिया की बात हो रही है। अच्छा अब ये देखना चाहें कि यार अभी हम देख रहे थे ना पॉपुलर कौन सी है, आप बोल रहे थे कि सर रिएक्ट पॉपुलर है, एंगुलर पॉपुलर है, कौन सी है, चलो एंगुलर सर्च कर लेते हैं भाई, क्योंकि एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो एंगुलर देखते हैं भाई एंगुलर पॉपुलर या नहीं। तो एंगुलर यहाँ पे मल्टीपल आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से एंगुलर जो CLI है ना, ये इसकी जो है ना ये देखिए भाई, तो इसके कितने हैं भाई वीकली, भाई 3 लाख क्यों है भाई, ये मुझे लग रहा है मैथ भी पढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। हाँ भाई कितने, 39,93,632, ठीक है। तो एंगुलर के डाउनलोड वीकली इतने, लेकिन सबसे ज्यादा किसके, रिएक्ट के। अच्छा व्यू जेएस भी देख लें, क्या है, व्यू जेएस क्या बोल रहे थे भाई, एक मिनट ये पीछे ले गया, ये क्या बोल रहे हो भाई, हाँ ये एंगुलर ने पता है क्या किया हुआ है, मैं आपको बताऊं, देखिए वापस चलते एंगुलर के बाद, एंगुलर ने अपनी जो चीजें है ना वो थोड़ी सी, अगर आपको उसके अंदर मैं आपको बताया तो यहाँ पे चलते हैं, एंगुलर ने अपनी चीजें जो है ना डिवाइड की हुई है, ठीक है। अगर आपको एंगुलर के अंदर मटेरियल यूज करना है तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से उसने डिवाइड, देखिए एंगुलर का राउटर आपको चाहिए तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस तरह से, तो इसने अपनी तरह से इस तरह से चीजें डिवाइड की है, कोर भी है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो सारी बातें जब एंगुलर पढ़ने बैठेंगे तो भी देखेंगे एंगुलर कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ठीक है। अगर आप रिएक्ट की बात करें, लेकिन ऑफिशियल आपको कहाँ से मिल जाएगी, वैसे यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ी देर में मुझे एंगुलर मटेरियल चाहिए, आप सिंपल इसको ओपन करें, यहाँ से इसको क्या करेंगे npm इंस्टॉल, और ये जो भी इसने नाम दिया हुआ है, तो आपके पास जो है ना आपके कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्ट भी सेम इसी तरह से, कि अगर आपको रिएक्ट इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट कहाँ गई, अभी ये रही, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये क्या बता रहे हैं, npm तो बता नहीं रही है, ये क्या बता रहे हैं npx। अब ये क्या चीज है भाई, इतनी मुश्किल से npm खत्म किया, अब npx आ गया, ये अभी अभी खत्म किया। npx क्या है भाई, npx भी सिंपल यही है कि नोट पैकेज एग्जीक्यूट, क्या है भाई, नोट पैकेज एग्जीक्यूट। अच्छा अब npm और npx में डिफरेंस देखिए क्या है। npm का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट, तो ये पता है क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर रिएक्ट को डाउनलोड कर देगा, इंस्टॉल कर देगा, कहां पे, आपके कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अगर आप npx के थ्रू ये काम करेंगे, npx के थ्रू, तो npx पता है क्या कहता है कि भाई आप जो है ना बाहर जितने भी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क आपको यूज करने हैं, आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड नहीं करो, अगर आप npx के थ्रू इसको यूज करोगे ना, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए आप इसको यूज कर रहे हो ना, सिर्फ उसी के लिए आपको यूज करने दूंगा मैं, ठीक है।
इससे होगा क्या कि बार बार मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जगह होती है ना, एनपीएम के थ्रू आप करेंगे तो सारी जगह तो वो आपके सीधे ले जाएंगे, सारे इंस्टॉलेशन और सारे जो डाउनलोड किया हुआ है आपने, ठीक है। तो एनपीएक्स क्या बोलता है कि अगर मेरे थ्रू आप करोगे ना तो क्या होगा कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो लाइब्रेरी चाहिए सिर्फ आपको उसी के लिए मिलेगी, पूरे कंप्यूटर के अंदर आपकी जो है ना ये पूरी जगह नहीं लेगी आपकी। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए आप सिंपल एनपीएक्स के थ्रू कर ले तो बस आपको उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको चीज मिल जाएगी। और जब जब आपको जो लाइब्रेरी चाहिए आप एनपीएक्स के थ्रू डाउनलोड कर लें, इससे ये होगा कि सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। एनपीएम से क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर पूरा डाउनलोड कर देगा और फिर वो हमेशा के लिए आ जाएगी आपके पास, फिर आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो जब भी आपको देखे रिएक्ट क्या बोल रहे हैं कि आप जो है ना डाउनलोड नहीं करो, रिएक्ट क्या बोल रहे हैं आप अपने पास डाउनलोड नहीं करो, बल्कि जो भी प्रोजेक्ट आपको चलाना है ना आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इसको डाउनलोड कर लो, उस प्रोजेक्ट के अंदर अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं भाई, हम भी यही करते हैं कि भाई हम अपने पास डाउनलोड नहीं करते, सिर्फ जिस प्रोजेक्ट के लिए हमें वो काम करने उसी प्रोजेक्ट के लिए हम उसी प्रोजेक्ट के अंदर अंदर हम उसको डाउनलोड करते हैं। तो भाई देखिए इसकी जो कमांड है प्रोजेक्ट अपने पास रिएक्ट की लेके आने की, तो क्या है भाई npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और स्पेस के बाद बोल रहा है कि आपको अगर अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम रखना है, यहाँ पे माई ऐप दिया हुआ है वो आप रख सकते हैं। तो चले भाई कहाँ पे बनाते हैं भाई, हमारा फोल्डर कहाँ है भाई, ठीक है 10 रिएक्ट, ठीक है। और रिएक्ट के अंदर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो चलते हैं भाई सीएमडी यही खोलते हैं और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं भाई कि क्या भाई क्या कमांड थी, npx npm करेंगे तो इंस्टॉल कर जाए, हमें सिंपल इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। देख ले भाई किस तरह देना है, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, वहां से जाके भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया। अब स्पेस के बाद ये बोल रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बता दो कि क्या रखना है। अब वहां पे अगर आप देखने जाएं तो उसने क्या बताया हुआ है, माई ऐप। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, इसको क्लास 1 बोल देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम है क्या है भाई क्लास 1। सिंपल जैसे मैंने इंटर किया है अब ये मेरा क्या करेगा, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट जो है ना रिएक्ट का वो बनाना शुरू करेगा, और कुछ देर के अंदर जो है ना ये मेरा प्रोजेक्ट रिएक्ट के अंदर बना देगा। चाहिए देखिए क्या क्या चीजें लेके आ रहा है, इंस्टॉल क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल कर रहे हैं जो वर्चुअल डॉम था हमारा, रिएक्ट स्क्रिप्ट, और ये सारी चीजें क्या कर रहा है, ये जो जो इस चीज प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए वो इंस्टॉल करने इसने शुरू कर दिए, ठीक है। कुछ देर में ये इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद फिर हम जो है ना इसको चलाना सीख लेंगे कि भाई किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा अब ये टाइम क्यों ले रहे हैं, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लेगा, जितना नेट आपको अच्छा होगा जल्दी कर लेगा ये, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझेंगे क्या है इसका, और फिर इसको एंड करेंगे हम, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई 1300 पैकेज जो है इसने इंस्टॉल किए 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए भाई सिर्फ रिएक्ट को चलाने के कितने पैकेजेस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये चीजें अगर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते रहेंगे डाउनलोड करेंगे तो कंप्यूटर तो वैसे ही भर जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एनपीएक्स के थ्रू इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल से हो चुका है, क्या बोल रहे भाई, देखो इसने बोला भाई हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग बोलना चाहिए, इसने बोला हैप्पी हैकिंग कि भाई हैकिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको चलाना कैसे, ये बोल रहा है कि भाई आप सीडी करें और सीडी करके आप क्लास 1 जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर चले जाएं और वहां पे जाके आप ये कमांड चला दें npm स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं भाई सीडी करते हैं और क्लास 1 के अंदर आ गए और इसको VS कोड के अंदर खोल लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं भाई इसने दिया क्या क्या हमें। तो अगर आप देखने जाएं तो इसने एक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रिएक्ट का, जिसके अंदर हमें इसने इतनी सारी चीजें दे दी है, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने में टाइम इतना क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है ना, ये देखिए आप,
ये इतना बड़ा फोल्डर इसने जो है ये सारे पैकेजेस है आपके जो आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे पैकेजेस ये इंस्टॉल कर रहा था तो इसलिए उसको टाइम लगा। बाकी पब्लिक का एक फोल्डर है जो मैं आपको बता रहा था ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो देखें ये है। सिंपल एक पेज होता है इसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का, यही आपकी पूरी एप्लीकेशन को चला रहा होता है, ठीक है। बाकी ये किस तरह चलती है, क्या चलती है, कहाँ इसका वर्चुअल डॉम होता है, ये सब बताएंगे आपको। बाकी ये देखिए रिएक्ट के लोगो हैं, ठीक है, कि रिएक्ट ने फेव आइकन आपको बताया कि जो ऊपर लगा हुआ होता है रिएक्ट का वो है, ठीक है। पब्लिक के अंदर आपका यही था, ठीक है। बाकी मेन जो चीज इसकी होती है वो एसआरसी का फोल्डर होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर की हमारी बात नहीं है अभी, फोल्डर स्ट्रक्चर हम अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं बस, पैकेज डॉट जेसन। अच्छा, ये जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है ना, इसके अंदर ये आपको बता रहा होता है वैसे पूरा कोड स्ट्रक्चर है जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक कोड स्ट्रक्चर, ये आज की क्लास में हम नहीं कर रहे, कल की क्लास में करेंगे, इसको समझेंगे, लेकिन मतलब अगली क्लास में। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं इंस्टॉलेशन हमने कर लिए। अब प्रोजेक्ट हम चला के देख रहे थे और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा हेलो वर्ल्ड है ना वो बना लेते, और ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो गया, बस चलाना है इसको, ठीक है। ये बस समझ लें कि पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल है ना आपकी, वो ये है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह चलेगा, मतलब आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। तो अभी मजीद इसको देखेंगे जब कोड स्ट्रक्चर हम रिव्यू करेंगे, एक एक फाइल आपको बताएंगे क्या होती है। फिलहाल इसको चलाना है, तो चलाने के लिए हमें क्या कमांड बताई थी उसने, npm start। रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर आपको चलानी हो तो npm start आप करके चला सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, अगर यहाँ पे आपको देखना हो पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो ये देखिए इसने स्क्रिप्ट बताई हुई है, और इसने बताया हुआ है कि अगर आपको प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, आप सिंपल ये कमांड चला दें स्टार्ट वाली, तो आपका ये काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको मजीद डिटेल में हम देखेंगे अगली क्लास में, कोड स्ट्रक्चर पूरी फाइलें समझेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें पता तो चलेगा भाई फोल्डर स्ट्रक्चर इतना बड़ा जो इसने दिया है इसका काम क्या है, ठीक है। गेट इग्नोर भी अंदर आई हुई है, वो मैं आपको बता रहा था ना कि कोई ऐसी चीज जो आपको गिटहब के ऊपर नहीं भेजनी, वो आप गिट इग्नोर की एक फाइल बनाए उसके अंदर रख दे तो गिटहब के ऊपर नहीं जाएगी, तो ये वो चीज है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसने काफी सारी चीजें रखी हुई हैं जो गिटहब के ऊपर ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट भी हम गिटहब के ऊपर रखेंगे। तो सिंपल एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट चला के देखते हैं। तो प्रोजेक्ट कहां से चलेगा भाई, कमांड लाइन के अंदर आ गए हम, और सिंपल हमने इसको बोल दिया क्लास 1 के अंदर npm स्टार्ट। अच्छा, अब ये जैसे ही स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक लाइव सर्वर ये चला देगा, ये देखिए स्टार्टिंग लाइव सर्वर, और खुद ही हमारी एप्लीकेशन देखिए सर्वर के ऊपर चला दिया लाइव, जहां पे हमारा ये पहली रिएक्ट एप्लीकेशन इस तरह से आपको ये शो हो गई है, ठीक है, जिसमें हमने पहला इंस्टॉलेशन कर लिया और पहला प्रोजेक्ट। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट इस तरह से डिजाइन नहीं होगा, आपका जो असाइनमेंट है ना वही मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल ये जो लाइन लिखी है ना, इसके जगह हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, और ये जो लोडर घूम रहा है ना इसकी स्पीड कर देते हैं थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। यहां हमारा पहला प्रोजेक्ट बन जाएगा, चलाना हमने देख लिया। अच्छा, ये जो हमारा जिस तरह हम लाइव सर्वर चलाते हैं ना VS कोड के अंदर, तो ये भी क्या करता है, सर्वर के ऊपर चलता है, ठीक है, लाइव। तो अब सिंपल देखिए इसने लोकल होस्ट बताया हुआ है आपको, ठीक है। इसके पीछे भी आपको होता है कोई ना कोई IP होगी जिस तरह हमारी लाइव सर्वर के अंदर होती है, लेकिन उससे उसका उठा के लोकल होस्ट कर दिया है सिंपल, ठीक है। देखिए बता रहा है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है लोकल, ये देखिए बता दिया उसने IP, दोनों चीजें आपको बता रहा है कि अगर आप लोकल होस्ट से चलाओगे तो आपको ये लिंक उठाना है, ब्राउजर के अंदर कॉपी करना है, आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा लाइव, और जो चीजें आप चेंज करोगे फौरन से आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑन योर नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है ना वो इस IP के ऊपर चल रहा है 192 जो समथिंग जो भी आपकी IP है, और उसके बाद 3000। तो उसने क्या कर दिया, उस IP को उठा के लोकल होस्ट लगा दिया, तो वो सिंपल डोमेन वाली बेस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट चलिए, हमारा यहाँ पे आके देखा हमारा प्रोजेक्ट चल गया। अब दो टास्क है हमारे, सबसे पहले इस टेक्स्ट को हटा के हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, लेकिन पहले इस फाइल को हम समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है, जब कोड स्ट्रक्चर समझेंगे ना हम तब। फिलहाल मैं सिंपल क्या करता हूं, आपको ऐसे ही टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कहां पे है वो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट है हमारा app.js के अंदर। ये पैराग्राफ जो है ना इसको हम बंद करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है, कौन सी चीज कहां पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है तो वो भी डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें एक्सटेंशन। इसको हम बोलते हैं भाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे मैं सेव करता हूं यहाँ पे आके देखिए हमारा प्रोजेक्ट चेंज हो गया, रीलोड करना पड़ा,
नहीं रिलोड करना पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखिए ये सिंपल क्या हुआ होगा, जैसे हमने चेंज किया है, वेबसाइट चली, वर्चुअल डोम गया रियल डोम के पास, बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा, रियल डोम के पास गया और उसने देखा यार पूरी वेबसाइट तो वैसे की वैसे ही है, सिंपल ये हेलो वर्ल्ड ऐड हुआ है, तो उसने क्या किया, जाके सिंपल हेलो वर्ल्ड अपडेट कर दिया, पूरा डोम रेंडर नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इतना फास्ट चेंज हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल इसकी लोगों की जो स्पीड है ना वो तेज कर देते हैं थोड़ी सी। तो लोगों की स्पीड तेज करने के हम ऐप डॉट सी एस एस में आएंगे और सिंपल यहाँ पे इसने देखें लोगों की स्पीड क्या रखी है, एनिमेशन क्या रखी है 20 सेकेंड, तो इसको हम कर देते हैं 1 सेकेंड, सही है भाई। तो ये तेज गुम होना शुरू हो गया। बस आपका असाइनमेंट भी यही है कि आपको लोगों को जो है ना थोड़ा सा घुमा देना तेज, और दूसरा सिंपल कुछ भी एक टेक्स्ट नीचे ऐड कर देना है। ये आपका पहला असाइनमेंट है। घर जाके आपने बस यही करना है कि भाई आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेना, बल्कि घर जाने की जरूरत ही क्या है, अभी कर लेंगे सारे आराम से, ठीक है। नेट चल रहा होगा सबके पास, ठीक है, ये कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारी जो आज की क्लास थी वो बेसिकली रिएक्ट के ऊपर थी कि भाई रिएक्ट हमने स्टार्ट कर दी। रिएक्ट का माशाल्लाह बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन, हमने पूरे आधे घंटे का इंट्रोडक्शन देख लिया और उसके बाद आधा घंटा हमने इंस्टॉलेशन के अंदर लगा दिया, तो पूरा 1 घंटा हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास हमने सिंपल यहीं तक रखनी थी। अगली क्लास से हम इसका कोड स्ट्रक्चर, फिर जीएसएक्स क्या होती है, फिर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम मजीद करेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपका असाइनमेंट है वो यही है कि आप सिंपल सब जो है ना एक प्रोजेक्ट बनाएं, कहाँ से मिलता है, क्या किस तरह मिलता है, सब मेरे ख्याल से पीसी के अंदर नोट जेएस होगा। तो आप सिंपल एक प्रोजेक्ट बना लें और सिंपल इस तरह से ये काम कर लें जिस तरह अभी हमने किया है। टैक्स आप कुछ भी रखवा दें, और कहाँ पे जाके रखा है टैक्स भाई वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगली क्लास में हम ये पूरा कोड स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि आपको पता चल जाए। ऐप डॉट सी एस एस जो हमारी एसआरसी के अंदर है उसके अंदर जाके हमने लोगों की स्पीड सेट कर दी है, और दूसरा ऐप डॉट जेएस के अंदर आके हमें पैराग्राफ को बंद करके सिंपल जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आपने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे चले एक चीज मजीद, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज देखें, मैं लिख रहा हूं पैराग्राफ, मुझे सजेशन नहीं दे रही है, ऐसा ही है। लेकिन अब अगर आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर HTML जो सजेशन देते हैं ना आपको, H1 पैराग्राफ VS कोड जो आपको देता है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपको नहीं देता, तो इसकी एक एक्सटेंशन होती है, क्या होती है भाई वो, किसी को पता है? नहीं पता? रिएक्ट कोड स्नैपबिट करके होती है, ठीक है। ये आ गई भाई रिएक्ट कोड स्नैपबिट्स, और टाइप स्क्रिप्ट तो हम नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें मिलता क्या है हमें, अगर देखने जाए थोड़ा सा, ये देखिए सारे फॉर्मेट हमें जो है ना दे। अच्छा ये रिएक्ट फॉर्मेट ये वाली तो अगली क्लास में देखेंगे, ये अभी नहीं, ठीक है। वो HTML टैग्स वाली हमें देखनी है, उसका पता है किसी को? HTML नहीं, अच्छा कोड स्नैपिट करके देख लेते, मेरे ख्याल से इसी के अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर, ये देखे ना इंस्टॉल है ऑलरेडी इसमें, रेडक्स भी इंस्टॉल है इसमें, ठीक है। लेकिन हम अगली क्लास में अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें एक्सटेंशन वाला काम अगली क्लास में हम कर लेंगे, क्योंकि हमें इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। इसके साथ टेलविंड भी पढ़ाएंगे, पढ़ा लेंगे और बोले, ठीक है। पढ़ाई भी तो है टेलविंड, पहले नहीं पढ़ाई, क्या बात कर रहे हो भाई। चलें तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड कर देते हैं।